इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए उज्जैन के नागदा के ड्रग सप्लायर से 50.91 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़ी गई ब्राउन शुगर की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रामबाग लोखंडे पुल के पास एक व्यक्ति उज्जैन के नागदा से ब्राउन शुगर लेकर आने वाला है। सूचना पर क्राइम ब्रांच ने एक टीम गठित कर बस से एक आरोपी खालिद को रोककर तलाश लेने पर 50.91 ग्राम ब्राउन शुगर होना पाई गई, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी ब्राउन शुगर को इंदौर शहर में कई जगह सप्लाई करने वाला था, मगर पुलिस ने सप्लाई करने से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं ब्राउन शुगर की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करी कि ब्राउन शुगर इंदौर में किसको देने आया था। वहीं डीसीपी क्राइम ने बताया कि पिछले दिनों की बात की जाए तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने अभी तक 4 करोड़ से अधिक के अवैध मादक पदार्थ पकड़ने में सफलता हासिल की है। जैसे कि आपको जानकारी में है कि हम लगातार ड्रग्स के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। पुलिस कमिश्नर सर लगभग रोज ही समीक्षा की जाती है उनके द्वारा कि ड्रग्स में क्या कार्रवाई चल रही है और कितनी कार्रवाई चल रही है। और पूर्व में भी जैसा कि आपको बताया है कि हम लोगों ने 4.5 करोड़ से ऊपर की ड्रग्स पकड़ी है। कल एक बार पुनः एक व्यक्ति नागदा का रहने वाला है अब्दुल खालिद, उसकी सूचना क्राइम ब्रांच को प्राप्त हुई कि वो आ रहा है यहाँ पे ब्राउन शुगर देने के लिए। जैसे ही ये सूचना मिली तो हमारे एसीपी क्राइम साहब ने अपने लेवल पे एक अक्षय खड़िया के नेतृत्व में एक टीम भेजी और वो टीम लोखंडे पुल के पास में सर ये जो अपना है वहाँ पे जैसे ही इसको रोका तो ये भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पकड़ के जब रोका तो इसकी तलाशी लेने पर इसके कब्जे से लगभग 50.92 ग्राम ब्राउन शुगर जो लगभग 5 लाख रुपए कीमती का है वो बरामद हुआ। और अब इसको तत्काल ही अभिरक्षा में आरोपी को लिया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसका हम पुलिस रिमांड लेंगे, पुलिस रिमांड लेकर के आगे पूछताछ करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया ये जानकारी मिली है कि ये पूर्व में कई बार यहाँ पर आकर के और कई लोगों को यहाँ कई पेडलर्स को ये छोटे छोटे 10 ग्राम 5 ग्राम के टोकन बना करके ये यहाँ सप्लाई कर रहा था। और इसके प्रारंभिक लिंक प्रतापगढ़ जिले से लगे हैं। उसमें वास्तविक आरोपी की पहचान की जा रही है और उसको भी उठाने की कार्रवाई की जाएगी। ये मूलतः अब्दुल खालिद जो है ये नागदा उज्जैन जिले का रहने वाला है। ये इसके संपर्क प्रतापगढ़ से हैं और राजस्थान के अन्य जिलों से हैं। वहाँ से ये ड्रग्स लेता है और ये इंदौर में सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच की सटीक मुखबिरी से और सटीक कार्रवाई से ये भी पकड़ा गया। पहले सप्लाई कर चुका है सर ये यहाँ पर? अभी ये जानकारी मिली है कि ये इसके पहले भी 1-2 बार सप्लाई करने आ चुका है, ये जानकारी मिली है। इसीलिए इस पर मुखबिर के जो हमारे मुखबिर थे उन्होंने इस बात को बताया, तभी उसको प्लान करके इसको पकड़ा गया है। अवैध हथियार तस्करी पर सख्त कार्रवाई करते हुए खरगोन जिले की बलकवाड़ा थाना पुलिस ने पंजाब के 2 आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े गए दोनों तस्करों के कब्जे से 4 अवैध देसी पिस्तौल कीमत 1 लाख रुपए और 4 अतिरिक्त मैगजीन कीमत 20,000 रुपए बरामद की गई। इंदौर जोन से लेकर निमाड़ रेंज तक वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की गई इस कार्यवाही में पुलिस ने एबी रोड स्थित औरंगपुरा फाटे पर घेराबंदी कर दोनों आरोपी अब्दुल 24 वर्ष और गौतम 19 वर्ष निवासी फिरोजपुर पंजाब को पकड़ा है, जिसकी तलाशी में हथियार मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मुखबिर की सूचना पर बनी टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को भगाते समय दबोचे। गिरफ्तार आरोपी अब्दुल के खिलाफ पंजाब में अपहरण व आर्म्स एक्ट के गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस आरोपी के नेटवर्क, हथियार सप्लाई चेन और खरीद फरोख्त के स्रोतों की जानकारी निकालने के लिए रिमांड पर पूछताछ करेगी। सर अवैध फायर आर्म्स के तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की क्या मामला? कल मुखबिर द्वारा थाना बलकवाड़ा पर सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति औरंगपुरा फाटे पर संदिग्ध खड़े हैं जो बाहर राज्य के और बाहर जाने की फिराक में हैं, जिनके पास कुछ अवैध फायर आर्म्स हो सकते हैं। उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर दबिश दी गई, जिसमें आरोपियों की तलाशी ली गई। तो 2 आरोपियों जिनके नाम अब्दुल पिता बलदेव सिंह और दूसरा गौतम पिता देसराज वाल्मीकि, ये दोनों फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं। ये दोनों आर्म्स खरीदने के लिए इधर आए थे बड़वानी क्षेत्र में और वहाँ से आर्म्स की डिलीवरियाँ लेकर और जाने वाले थे, जिनको रास्ते में पुलिस द्वारा पकड़कर कार्रवाई की गई है, जिनको आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है। सर आज और भी क्षेत्र में कभी अवैध तस्करी की इन्होंने क्या पहले भी? इनके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये फिरोजपुर सिटी पंजाब में पहले भी अवैध आर्म्स के उसमें और 374 के अपराध में अब्दुल गिरफ्तार हो चुका है। इसके पूर्व 2 आपराधिक रिकॉर्ड हैं
और लगातार पुलिस अवैध काम करने वालों के विरुद्ध नज़र रख रही है, निगरानी रख रही, मुखबिर तंत्र सक्रिय है, जिसके कारण ये सफलता मिली है। सर इनके पास कितने पिस्टल मिले हैं? इनके पास 4 पिस्टल और 4 एक्स्ट्रा जो मैगजीन है वो पाई गई हैं। आपका रितेश यादव, थाना प्रभारी बलकवाड़ा। हम भले ही 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में कई लोग अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अंधविश्वास की तस्वीरें रह रहकर सामने आती रहती है और इस बार मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से भी अंधविश्वास का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृत व्यक्ति की आत्मा लेने के लिए लोग अंधविश्वास की बारात लेकर झूमते हुए मेडिकल कॉलेज पहुंचे। अंधविश्वास में जकड़े इन लोगों का कहना था कि गांव के व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में ही हो गई थी और उसके बाद से उसकी आत्मा अस्पताल में ही कैद है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में आत्मा को लेने के लिए पहुंचे ये लोग छावनी जोड़िया गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों का कहना है कि गांव के एक व्यक्ति की मौत अस्पताल में हो गई थी और उसकी आत्मा मेडिकल कॉलेज में ही रह गई है। मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड से जब ग्रामीणों ने ये बात कही तो वो मर चुके व्यक्ति की आत्मा लेने के लिए आए हैं, तो भी वो हैरान रह गए। हालांकि गार्ड्स ने इन लोगों को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया, जिसके कारण ये लोग मेडिकल कॉलेज के वार्ड के बाहर ही पूजा पाठ करते रहे और कुछ देर बाद मेडिकल कॉलेज से रवाना हो गए। ये कोई पहली बार नहीं है जब रतलाम में इस तरह से अंधविश्वास के चलते कोई अस्पताल में आत्मा लेने के लिए पहुंचा। इससे पहले भी इस तरह के अंधविश्वास की बारात यहाँ निकलती रही है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन इन पर यह अंधविश्वास इतना हावी है कि वो हकीकत पर विश्वास ही नहीं कर पाते। धार के राजवाड़ा क्षेत्र में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात को सिवाय मोबाइल गैलेक्सी पर चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोर की हर हरकत साफ नजर आ रही है। दुकान संचालक राहुल पिता जगदीश सिसोदिया ने बताया कि अज्ञात चोर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दुकान का ताला तोड़ा और शटर खोलकर अंदर प्रवेश किया। इस दौरान दुकान में रखी लगभग 2,50,000 रुपए नकद और 5 आईफोन मोबाइल चोरी कर ले गया। चोरी का कुल अनुमानित नुकसान 6 लाख रुपए के करीब बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर ने चेहरे पर हाथ रुमाल बांधा हुआ था। वह कंधे पर लोहे की टामी और हाथ में चोरी किया हुआ सामान लेकर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। फुटेज में उसकी चाल ढाल और चोरी करने का तरीका पूरी तरह स्पष्ट है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट जांच टीम ने जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी और फिंगरप्रिंट के आधार पर चोर की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार की कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात ने इलाके में सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और दुकानदारों में चिंता बढ़ा दी है। दो सेकंड। क्या नाम भैया आपका? राहुल सिसोदिया नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? मैं राजमंडल रहता हूँ अभी तो फिलहाल। अच्छा, ये आपके मोबाइल की दुकान में चोरी हुई, कितने बजे हुई चोरी? ये करीबन 3:23 के आसपास चोर को देखा गया, मतलब सीसीटीवी में मिला है हमको। उस टाइम चोरी हुई है। क्या क्या लेके गए आपके यहाँ से? करीबन 2.5 लाख का अनुमानित हमारे पास कैश है, वो नहीं है, और 5-6 मोबाइल के आसपास होंगे आईफोन के। सब 3-3.5 लाख की वैल्यू बैटरी होगी इसकी। बाकी और टैली करेंगे कुछ चीज़ें की। अच्छा, यहाँ इधर गश्त होती है पुलिस की? हमने तो शायद हमने देखी नहीं है, बाकी कभी होती भी होगी, और मेरे नज़र में तो नहीं आए। अच्छा, कुल कितने का सामान हो गया नकदी सहित और मोबाइल? कुल कितने का सामान है? 3-3.5 लाख के आसपास का मोबाइल है और 2.5 लाख के आसपास का कैश का। कुल मतलब 6 लाख रुपए का सामान है। हाँ, 6 लाख रुपए की चोरी हुई आपके। अच्छा, ताला तोड़ के उन्होंने चोरी करी? ताला तोड़ा है चोर ने। क्या दुकान का नाम क्या है? सिवाय गैलेक्सी है, राजवाड़े से।
अभी पुलिस आई थी, क्या बोली उन्होंने? पुलिस ने फिंगरप्रिंट वगैरह ले लिए हैं, बाकी वो बोल रहे हैं कि हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। आपका नाम बता दो। राहुल सिसोदिया। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर में रहने वाला एक 5 वर्षीय लॉकडाउन नामक के बच्चे की हौस में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवाकर जांच शुरू कर दी। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर में रहने वाला 5 वर्षीय लॉकडाउन नाम का बच्चा अपने दोस्तों के साथ निर्माणाधीन मकान के पास खेलते खेलते पानी से भरे हौज में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन में बच्चा पैदा हुआ था तो माँ बाप ने इसे बच्चे का नाम लॉकडाउन ही रख दिया। वहीं लॉकडाउन की मौत के बाद मानो परिवार में अब उम्र भर के लिए लॉकडाउन सा लग गया है। सर लॉकडाउन के पानी में डूबने से मौत हो गई, क्या मामला? एक बच्चा 5 वर्ष का जो कि जिसका नाम लॉकडाउन था, पिता मिथुन भील, और ये बच्चा लोगों के साथ खेल रहा था। कुंदन नगर की यह घटना है और इसमें राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो एक अदबना एक मकान है, वहां पर एक हौदी है। हौदी जो गड्ढा था उससे पानी भरा हुआ था और खेलते खेलते अचानक वो उसमें गिर गया तो उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये दर्दनाक घटना पर इसे थाना राजनगर के द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच की जा रही है। और ये चूंकि लॉकडाउन के समय पैदा हुआ था, इसके परिवार ने प्यार से इसका नाम लॉकडाउन रखा था, लेकिन ये काफी दर्दनाक घटना हुई है और इसमें मर्ग कायम किया जाकर राजनगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही थी मंदसौर से। कंजर और ग्रामीण आमने सामने। ट्रैक्टर चोरी के दौरान ग्रामीण और कंजर हुए आमने सामने। कंजरों ने की ग्रामीणों के सामने फायरिंग। ट्रैक्टर और पिकअप चोरी करके ले जा रहे थे कंजर। फायरिंग करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हथियारबंद कंजर। मौके पर पहुंची पुलिस को देख भागे कंजर। सुबासरा थाना क्षेत्र के बसई गाँव की घटना का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कंजर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या घटनाक्रम है? आज रात को अज्ञात बदमाशों द्वारा एक रेसर मशीन जो कि बसई पर है और उसमें अटेम्प्ट किया था ट्रैक्टर चोरी का। पुलिस टीम भी वहां पर गश्त पार्टी थी और जो क्रेशर के में काम करने वाले मजदूर भी थे, जिनको देखकर कंजर निकल गए हैं। हालांकि फायरिंग जरूर किया उन्होंने और पुलिस उनकी धरपकड़ सुनिश्चित करेगी। सर क्या चोरी करने में कामयाब रहे कंजर? नहीं, ट्रैक्टर चोरी करने का प्रयास था। पुलिस की टीम और जो है ग्रामीण जो थे क्रेशर मशीन के मजदूर, दोनों के सहयोगी प्रयास से वो कर नहीं पाए हैं। हालांकि कंजरों की या जो भी वारदात करने में शामिल है उन सब की तलाश की जाएगी। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश, एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने ग्राम उमरठी में अवैध हथियार निर्माण पर की संयुक्त कार्यवाही। बड़वानी में अवैध हथियार निर्माण पर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से जिले के ग्राम उमटी में एक बड़ी कार्यवाही हुई है, जहां अवैध हथियार के कारखाने पर पुलिस ने छापा मारा है।
आज शनिवार दोपहर 1 बजे मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की सामग्री जब्त की गई। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस के मोस्ट वांटेड आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिसमें देश में अवैध हथियारों के मामले में कुख्यात गांव उमरटी में ये छापेमारी कार्यवाही की गई। कार्यवाही को लेकर बड़वानी पुलिस अधीक्षक जगदीश ठावर द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। सर, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, किस तरीके की अवैध हथियारों को लेकर के कार्रवाई की गई है? देखिए, वर्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक उमरठी गांव है। इस गांव की हमेशा से शिकायत रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अवैध हथियारों का निर्माण करते हैं, अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी कहीं सप्लाई हुए हैं और वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए। तो महाराष्ट्र पुलिस को कुछ लोगों की आवश्यकता थी, वहाँ पे वो वांटेड थे। तो ये ऊपर लेवल पे निर्णय हुआ कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पुलिस मिलके एक संयुक्त कार्रवाई करें। इन्हीं निर्देशों के अनुसार जो है मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस ने मिलके आज इस गांव में कार्रवाई की है। बहुत सारे संदिग्धों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की है। उसमें जो महाराष्ट्र में वांटेड है वो उनको लेके जाएंगे, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अलग अलग टीमें काम कर रही है, अभी प्रक्रिया चल रही है, इसकी डिटेल बाद में आपको बताई जाएगी। सर, कितने थानों का बल लगा था सर? इसमें बहुत सारा बल लगा है, लगभग 150 के आसपास लोग काम कर रहे हैं। खंडवा में ग्राम टिगरिया में कुछ दिन पहले रेल रोको आंदोलन की गूंज सुनाई दी थी। उसी जगह आज एक बार फिर आक्रोश और पीड़ा का केंद्र बन गया। इस बार किसानों के साथ महिलाओं का भी भावुक प्रदर्शन सबसे बड़ा दृश्य बनकर सामने आया। जलते कंडे व हांडी रखकर ठीक वैसे ही जैसे किसी की मौत पर लाश के सामने बैठकर महिलाएं विलाप करती हैं और प्याज, सोयाबीन, मक्का के भाव और बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने रो रो कर किसान की बदहाली की दास्तान सुनाई। महिलाओं का कहना था कि सरकार और जनप्रतिनिधियों ने केवल आश्वासन देकर उन्हें बहला दिया, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं बदली। इसी नाराजगी के बीच किसानों ने खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की शव यात्रा निकालकर पुतला फूका और प्रतीकात्मक आरती निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। महिलाओं ने उसे आरती पर पुष्प और प्याज अर्पित रोना गाना किया, जिससे पूरा माहौल शोक और आक्रोश में बदल गया। इस बीच भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। ग्राम सुरगांव जो से प्याज किसान स्वतंत्र किसान जन आंदोलन के तहत यहाँ 15 नवंबर को हमारा विशाल रेल रोको अभियान के तहत किसानों का जमवाड़ा हुआ था। इसमें हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए थे, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था किसान समाज को कि हम आपके केंद्र कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान और मुख्यमंत्री मोहन जी यादव से बात करवाएंगे और किसानों की समस्या को 8 दिन में हल करेंगे। परंतु आज शनिवार का दिन है, 8 रोज हो गए, परंतु आज तक इन्होंने हमारे किसानों के बारे में फोन करना हमको भी पसंद नहीं समझा। इन्होंने कलेक्टर महोदय ने भी जनप्रतिनिधियों की लिस्ट ले ली है, परंतु आज तक हमको तारीख नहीं मिली कि कब किसान मिलेंगे। आज क्या हुआ? आज इसके उपलक्ष्य में विरोध में आज हमने सांसद महोदय जिला खंडवा की शव यात्रा निकाली। हिंदू धर्म के अनुसार जैसा शास्त्र होता है वैसा शास्त्र किया हमने, मुंडन भी करवाया और अग्नि भी दी और शोक सभा भी, और हमने शोक संदेश भी छपवाया है जो हर मोबाइल पे सोशल मीडिया पे पहुंच जाएगा। अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? अगली रणनीति हमारी है कि जब देश कृषि प्रधान देश है, समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, उस पर करोड़ों रुपए खर्चे करती है कार्यक्रमों में, कि आज सरकार ने इतना गुना किसानों को दिया। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मक्का आज कम से कम 1200 से 1500 रुपए घाटे में किसान बेच रहा है समर्थन मूल्य से। प्याज आज किसान की लागत नहीं निकल रही है, मजदूरी के अभाव से किसान परेशान है, इसलिए लूटावेटर कल्टीवेटर करा के फसल वही नष्ट कर रहा है।
कपास 2,000 रुपये क्विंटल तक। मेरा कहने का मतलब ये है कि आगामी आपका क्या कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी मेरा एक संदेश है मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जिस प्रकार 19 में लॉकडाउन लगा था शहरों में, अब किसान पूरी समाज गांव में लॉकडाउन लगाएगी। ना कोई शहर जाएगा, ना कोई चीज बेचेगा, ना खरीदेगा। किसान अपने चौराहे पे, अपने रोड पे हर दुकान लगाएगा। जिसको भी चाहिए, किसान का भाव रहेगा दूध 100 रुपये किलो, सब्जी 100 रुपये किलो। हम हमारी चीजें बेचेंगे, किसान का नुकसान कराएंगे। पर लेकिन आज मेरा यही संदेश मैं देता हूँ, हर गांव से किसान लॉकडाउन करेंगे। आप मंडी की ओर नहीं जाएगा किसान। क्या हुआ है आज हमारे यहाँ 8-10 दिन पहले सब किसान सब यहाँ इकट्ठे हुए थे। हमने हमारा हक मांगने के लिए, हमारी फसल का भाव के लिए, कि हम रेल रोको अभियान हमने धरा था यहाँ की, भाई रेल रोको अभियान रखा था हमने। तो 10 दिन हो गए, हमने बोले कि हम 10 दिन में तुमको भाव का कर देंगे, हम सब तुम्हारा निराकरण कर देंगे। अब 10 दिन हो गए, आज 5 दिन से परेशान है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, एक पैसे की सुनवाई नहीं है। हम किसान संघ 25 साल से परेशान है, कोई एक ढेला की सुनवाई नहीं है। आज क्या हुआ ये बताएं। आज तो हमारी सुनवाई उस दिन रखी थी तो हुई नहीं, तो आज पुतला जलाया हमने सांसद जी का, उनने हमारी सुनवाई की नहीं। तो गांव होगी ऐसी आज हमारे यहाँ पुतला जला, किसान सब गांव जलाएंगे सब पुतला। उनने ऐसा निराकरण कराया कि गांव हम करेंगे, उनने हमारी सुनवाई नहीं की है। उन्होंने अगले शनिवार 15 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। 7-8 हज़ार किसान यहाँ पर आए थे हमारी मांगों के लिए, और जायज़ मांगे। ऐसे कोई हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करी कि जो सरकार नहीं कर पाए। जायज़ मांगों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, पर हम लोगों को एक लालीपाप भी मिला है, और 8 दिन से ये लालीपाप हम लोगों को देते रहे। इसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया, और सांकेतिक सांसद जी की अर्थी निकाली और पुतला दहन का काम किया है हम लोगों ने। जैसे आपके स्वतंत्र कृषक संगठन के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि हम पूरे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा देंगे, ये इसका क्या तात्पर्य बताएं थोड़ा। नहीं, ये चीज़ें तो होगी, धीरे धीरे सब करेंगे भाई। अभी तो क्या है, जो थोड़े बहुत हमारे जो प्याज है कई है, तो जो हम लोग मजदूर है बेचारे, हम लोगों को हमारी चिंता तो ठीक है, पर हमारे जो मजदूर है बेचारे उनका भरण पोषण कैसा होगा। हमारे तो कोठी में अनाज है तो हम खा लेंगे, पर उन मजदूरों की चिंता है, तो उसके लिए हम फसल निकाल रहे हैं। उसके बाद फिर आगे की हम तैयारी भी करेंगे, और आगे फिर और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन हम करेंगे। 100 मजदूर का काम रोटा। धामनोद में महेश्वर रोड स्थित ITI परिसर में शनिवार दोपहर तहसीलदार कुणाल अवस्थिया की अध्यक्षता में SIR से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जहां तहसीलदार ने विभिन्न समस्याओं, शिकायतों और प्रशासनिक कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में भाजपा एवं कांग्रेस के पदाधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। तहसीलदार ने सभी से खुलकर सुझाव लेने के साथ ही SIR के काम में गति लाने के लिए जनप्रतिनिधियों को भी सहयोग के लिए कहा। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनता हितैषी करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए तहसीलदार ने उनके समाधान के लिए संबंधित VLO को निर्देशित करने की बात भी कही। खासकर नामों का नहीं मिलना, कहीं माता पिता का नाम नहीं होना, वार्ड अलग होना, कुछ का बाहर चले जाना सहित महाराष्ट्र से आकर यहाँ रहने वाले के मामले में समस्या थी, जिस पर देखकर निराकरण को कहा। बैठक को SDM प्रमोद गुर्जर ने भी वर्चुअल जुड़कर मोबाइल से संबोधित किया। कहा कि कोई भी पात्र छूटे नहीं और अपात्र जुड़े नहीं का विशेष ध्यान रखें। अंत में तहसीलदार ने कहा कि ऐसी बैठकें आगे भी नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी ताकि जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण व प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो लेकर लगातार बैठकें हो रही है, आज भी बैठक थी, क्या परिप्रेक्ष्य था पूरा? जी, आज SIR को लेकर धामनोद नगर के समस्त जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, वरिष्ठ नागरिक सभी को हमने आमंत्रित करके इसकी प्रक्रिया से पुनः अवगत कराया है। और हम इनसे आग्रह करते हैं कि BLO की मदद करें, क्योंकि धामनोद नगर में नई कॉलोनियाँ बनी हैं, नए वार्ड गठित हुए हैं और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इस कारण से मतदाताओं को ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, और उसी के सहयोग के लिए हम उनको जो है सहयोग की अपेक्षा करते हैं। इसी कारण से हमने बैठक की। सर, मतदाता सूची में जैसे कई लोगों के नाम नहीं मिल पा रहे हैं, 2003 की सूची का मिलान किया जा रहा है। 2003 में कई पेरेंट्सों ने मतदान नहीं करा था, इस कारण भी दिक्कत आ रही है। इसका किस प्रकार से रास्ता निकलेगा? जी, आप अगर हमें BLO को बताएंगे कि लगभग उस मतदान केंद्र के आसपास हम निवासरत थे,
तो हम उस मतदान केंद्र के आसपास की और भी हम सूचियाँ खंगाल के उनको हम ढूंढेंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो हम उनको फिर उस प्रकार से हम लिंक करेंगे। सर कुछ ऐसा है कि अगर शहर में रहते थे और 2003 के बाद यहाँ निवासित होगा, उन्होंने 2009 में यहाँ वोट डाले तो उनका रिकॉर्ड वहाँ अवेलेबल नहीं हो रहा है, उनका सूची में कैसा नाम होगा? जी, अगर आप एकदम श्योर हैं कि उस जगह पे हम निवासरत थे और 2003 में हमारा नाम था, तो वो सूची आप बताएंगे तो हम उसको सर्च करके डाल सकते हैं। यदि अगर आपका नाम 2003 की सूची में कहीं भी नहीं मिल पा रहा है, ना ही आपके माता पिता दादा दादी का रिकॉर्ड मिल पा रहा है, तो आपको एक सूचना पत्र जारी होगा और आप 11 में से किसी एक प्रकार का दस्तावेज संलग्न करके प्रेषित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो हम आपका नाम जोड़ेंगे। सर जैसे मेरी सिस्टर इंदौर में रहती है, 2003 में उनके फादर शांत हो चुके थे, माता। अब उनके भाइयों के और बाकी परिवार के तो 2003 की सूची में नाम मिल रहे हैं, पर माता पिता का नाम नहीं मिल पा रहा है। तो दादा दादी का भी हम ढूंढ सकते हैं, उनका अगर कोशिश करें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वही कि अगर आपका नहीं है तो सूचना पत्र के बाद आपका नाम जुड़ जाएगा, बहुत आसानी से जुड़ सकता है। मतदाता सूची को लेकर लोगों में एक डर सा माहौल है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य कराया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। कोई भी मतदाता डुप्लीकेट नहीं रहेगा, कोई मृत नहीं रहेगा, कोई भी नाम 2 बार दर्ज नहीं करा पाएगा किसी जगह पे। तो ये बहुत ही अच्छा काम है और सभी नागरिकों से मेरा आग्रह है और ये अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाएं। सर आपका शुभ नाम? मैं कुणाल आवासिया, तहसीलदार धर्मपुर।